Hello, friends, and welcome to the Hindu analysis for 27th of October 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। फ्रंट पेज से देखते हैं आज क्या खबर है। तो फ्रंट पेज पे आज जो सबसे पहली न्यूज आई है दैट इज 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनल्टी इन कतर। तो इंडिया ने जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि इट इज डीपली शॉक्ड एक्सप्लोरिंग लीगल ऑप्शंस एंड ये भी ऐड किया हमने कि इट विल टेक अप द मैटर विद कतरी अथॉरिटीज। और जो इंडियन नेशनल्स हैं ये बेसिकली एम्प्लॉयड थे दोहा में और इनको जो है सेंसिटिव सीक्रेट्स को लीक करने के ब्रीच करने के लिए जो है उस केस में जो है एक्यूज किया गया है। तो ये फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल थे जो कि एलिज्ड केस ऑफ एस्पियोनेज में जो है इनको चार्ज किया गया था, एक्विट किया गया था। ठीक है ना। ये दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट सर्विसेज एक कंपनी है दोहा में, उसने इनको जो एंगेज एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ था और इनको जो सेंसिटिव सीक्रेट्स को ब्रीच करने के आरोप में एक्यूज किया गया है। और इनको ये भी बोला गया दे वर रिपोर्टेडली इन्वॉल्वड इन ट्रेनिंग वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ द स्टेट ऑफ कतर। तो ये आरोप लगे हैं बेसिकली। तो ये तो बता ही दिया। ट्रायल मार्च 2023 में शुरू हुए थे और अक्टूबर 1 को जो इंडियन एम्बेसडर थे टू कतर उन्होंने जो है इनसे प्रिजन में मिले भी थे और 26 अक्टूबर को जो ये कतर का कोर्ट है उसने जो है डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया है। ऑप्शंस क्या-क्या है इंडिया के पास। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो लीगल अपील है केस में वो परस्यू कर सकते हैं, फिर डिप्लोमेटिकली रिज़ॉल्व कर सकते हैं इश्यू को और जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो है वो रिक्वेस्ट की जा सकती है कि पार्डन किया जाए उनको। और साथ में जो इंटरनेशनल कैंपेन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं कि क्लीमेंसी के लिए अपील की जाए। तो ये सारे लीगल ऑप्शंस हैं जो इंडिया के पास अवेलेबल हैं। लीगल नहीं, लीगल एंड अदर ऑप्शन ये अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सीधा एडिटोरियल पे चलते हैं। हाँ जी। फर्स्ट एडिटोरियल रिन्यूड रिस्क फ्रेश ग्लोबल टर्मोइल क्लाउड द इकोनॉमिक आउटलुक फॉर रेस्ट ऑफ द 2020 और 23-24। तो ये जो अक्टूबर 6 को आरबीआई ने जो है जो जीडीपी के लिए फोरकास्ट किया था वो 6.5% जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन रखी है पूरे साल के लिए। और उसमें ये बताया कि रिस्क है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, जो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है उसकी वजह से, जो वोलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और जो अनइवन मॉनसून रहा है। ठीक है ना। वो सारे रिस्क के चलते हुए भी अ, जो है ये सारी रखी है। साथ में इनको थोड़ा-सा बैलेंस भी किया है किसी ने, जो डोमेस्टिक डिमांड में स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली है, जो डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी-सी राइज़ हुई है, उसने थोड़ा-सा बैलेंस आउट भी किया है। ठीक है ना? इंडिया की जो थोड़े से जो अभी इश्यू चल रहे हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इज़राइल और हमास का, उससे और भी ज़्यादा जो है आगे इम्प्लीकेशंस उसके पड़ सकते हैं ग्लोबल फूड पे, फ्यूल पे, फर्टिलाइज़र सप्लाई पे। क्योंकि इंडिया का जो डिपेंडेंस है फ्यूल और फर्टिलाइज़र पे, बेसिकली हम इम्पोर्ट करते हैं और जो प्राइस स्पाइक्स हैं, जो इन डिसरप्शंस की वजह से हुए हैं, they could hurt the macroeconomic framework or even if the government refrains from passing on higher prices to consumers and farmers in the election season। ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन सीजन है तो ज़्यादा प्राइस है जो उसको एज सच बढ़ा भी नहीं सकते, ग्लोबल मार्केट में बढ़ रहा है तो उसको भी रख के उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यानी कि ये है कि अगर गवर्नमेंट उसको हाई करना भी ना चाहे तब भी उसको जो है कि ग्लोबल मार्केट में हाई रहेंगे तो वो जो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उनको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। फिर ऑथर ने भी बोला कि देयर इज नो सर्टेनिटी दैट द आरबीआई वुड स्टिल अपहोल्ड इट्स इवनली बैलेंस्ड आउटलुक टुवर्ड द रिस्क टू ग्रोथ। जो जीडीपी ग्रोथ के लिए प्रति ये जो चैलेंज और रिस्क हमने बताया कि क्या उसको अभी अपहोल्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसकी कोई अभी सर्टेनिटी एज सर्टेन नहीं किया जाता है। फिर ऑथर ने बोला देयर इज स्टिल मच टू बी डन टू करेक्ट एन अनइवन रिकवरी व्हिच वुड इवेंचुअली हैम्पर अ ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट रिवाइवल। तो ये ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। ठीक है ना कि ये किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इंटरनिसाइन स्क्वैबलिंग। द रिपब्लिकन्स आर ए डीपली पोलराइज्ड पार्टी आफ्टर द डिबेट ऑफ ट्रम्प। तो बेसिकली ये ज़्यादा कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें पॉलिटिकल आर्टिकल ये जो रिसेंट में मतलब बेसिकली हुआ, जो यूएस में स्पीकर जो है वो इलेक्ट कर लिए गए हैं उसके रिगार्डिंग है और क्या इम्पैक्ट रह सकता है इलेक्शंस पे आने वाले टाइम में भी, क्योंकि इलेक्शन यूएस में भी होना है उसके लिए। तो इफ द हाउस स्पीकर सागा इंडिकेट्स एनीथिंग, ये जो हुआ है इवेंट, जो पहले मैकार्थी जी को आउस्ट किया गया और उसके बाद अब नए स्पीकर चुने हैं, इट इज दैट द डिसोनेंसेस विद इन द रिपब्लिकन पार्टी will sooner or later be manifested in popular anger among conservatives, and that might be an even greater barrier to Mr. Trump's political ambitions than the opposition he faces from Democrats। तो जो उनका खुद का है मतलब वहां से वो उनको बैरियर मतलब उनको दिक्कतें हो सकती हैं
जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके मुकाबले खुद के ही इंटरनल उसमें उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को हो सकती हैं, ठीक है? आगे देखते हैं आज का लीड एडिटोरियल द वॉइस ऑफ गाज़ा अंडर ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे जो हमारे ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैं, रह चुके हैं 2007 से 2017 ये उसके ऑथर हैं बेसिकली इसके। तो उन्होंने बोला है कि जो गाज़ा में अभी जो वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें एलिगेशंस लग रहे हैं, काउंटर एलिगेशंस हो रहे हैं, ठीक है ना? फिर साथ में अमेरिका की अनअबेस्ड पार्शियलिटी देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक बोला है कि जो लीडर थे हमास के, सीनियर लीडर थे हमास के, मौज़ा अबू मरज़ुक, उनका जो उन्होंने टाइम्स जो न्यूयॉर्कर मैगज़ीन को जो इंटरव्यू दिया था अक्टूबर 13 को, वो पॉलिटिकल अप्रोच के बारे में, उसको यहाँ पे उन्होंने थोड़ा-सा हाइलाइट किया है। कि उन्होंने बताया कि हमने सारे रास्ते बेसिकली हर गेट खटखटा लिया, हर रास्ता देख लिया, लेकिन जो कोई भी रास्ता जो है वो हमें सॉल्यूशन नहीं दे पाया। डिडन्ट फाइंड वन पॉलिटिकल पाथ टू टेक अस आउट ऑफ दिस मोरेस एंड फ्री अस फ्रॉम ऑक्यूपेशन। ठीक है ना? कहा हमने अमेरिकन से बात की, यूरोपियन से बात की, जो भी लोग हैं, जो पैलेस्टीन पीपल्स के राइट को अचीव कराने में हेल्प कर सकते थे, उनको हम उनसे हमने बात की, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई आउटकम नहीं लिखा। ठीक है ना? तो ऑथर ने इसी सारे पे डिस्कशन ये पूरा आर्टिकल रहा है कि दूसरा यहाँ पे जो कंपेयर किया था पैलेस्टीनियंस को जो है एक हिस्ट्री ऑफ ज्यूज नाम का जो एक है ना बुक, उसमें द साइंटिफिक यूज ऑफ टेरर टू ब्रेक द विल ऑफ लिबरल रूलर्स यहाँ पे बोला है। और पैलेस्टीनियंस को जो है किससे कंपेयर किया गया है, उनको कंपेयर किया था, उनको बोला है कि दे वर मेड टू पे फॉर द जीनोसाइड ऑफ ज्यूज इन यूरोप विच वाज कमिटेड बाय जर्मन्स नॉट अरब्स। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि जो आप अगर उसको कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे आप उनको जर्मन से कंपेयर कर रहे हैं एक तरह से पैलेस्टीनियंस को, ठीक है ना? फिर जो रिस्पॉन्स है यूनाइटेड स्टेट्स का और कुछ जो इसके एलाइज हैं टू द प्रेजेंट क्राइसिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन। एक क्वेश्चन ज़रूर इससे रेज होता है कि आपका मोटिवेशन क्या है? क्या आप इज़राइल के आर्मर के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके पास क्या-क्या है, या आप जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाज़ा में, ये इससे बाहर जाएगा तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, क्या एप्रीहेंशंस होने वाले हैं, उनको जानना चाहते हैं। और उसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होने वाला है इज़राइल पे, उनको जानना चाहते हैं। तो आपका मोटिवेशन ये क्लियर नहीं है यूएस का कि वो एक्चुअली क्या चाहता है। फिर यहाँ पे ऑथर ने बोला कि यूएस प्रेसिडेंट वाज एम्फैटिक इन हिज कंडेमनेशन ऑफ हमास फॉर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल अटैक। Its timing is yet to be established, and Professor Anthony H. Goldsman of the Center for Study and International Studies of the opinion that the only way to convince those who do not take sides is to establish some form of international investigation that is led by nations or individuals who are credible। जाहिर सी बात है कि अब भी आप उसकी टाइमिंग ऐसा सच एस्टेब्लिश नहीं हुई है, ना ये पता है कि ये अटैक एक्चुअली किसने किया है, मतलब किसकी साइड से हुआ था इसमें। तो इसमें ऑथर ने यही सजेस्ट किया कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इसमें करा सकते हैं, जो लोग इस चीज़ को जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं कि वही होना चाहिए। तो जो क्रेडिबल इंडिविजुअल्स है या क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, उनसे आप इसको करा सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट इज़ मणिपुर नीड्स अ प्लेटफ़ॉर्म फॉर संवाद। तो यहाँ पे ये संवाद के रिगार्डिंग आज आर्टिकल है। संवाद बेसिकली डायलॉग को बोला जाता है। तो यूनिक फीचर जो इंडिया के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की रही है, वो रही है कि द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओपोनेंट मस्ट बी टेकन सीरियसली। जो आपका अपोनेंट है, उसके आपको व्यू पॉइंट को भी लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि वन लव्स द अपोनेंट, बट बिकॉज़ वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द अपोनेंट बेटर इफ वन हैज़ टू विन एन आर्गुमेंट। अगर आपको किसी आर्गुमेंट में, किसी डिबेट में आपको जीतना है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपोनेंट को भी, अपोनेंट के व्यू पॉइंट को भी, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। अगर आप अपोनेंट को अच्छे से नहीं समझते, उसके व्यू पॉइंट को नहीं समझते, तो किसी भी डायलॉग में आप जीतने के चांसेस आपके कम रहेंगे। ठीक है ना? दैट इज हाउ द ट्रेडिशन ऑफ संवाद डायलॉग कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन। ठीक है ना? और इसी के अपोजिट क्या होता है? कोerशन और वायलेंस होता है। ठीक है ना? कि आप किसी से जबरदस्ती कुछ चीज अपनी मनवा लें। विच आर आउटकम्स ऑफ ए मोनोलॉग। तो डायलॉग मतलब दो लोगों के या 2-3 लोग जो है उनके बीच में हो रहा है। मोनोलॉग का मतलब एक अकेले आदमी ने अपना वर्जन पेश कर दिया। पजेस्ड बाय दोज हू ओन द ट्रुथ। तो मोनोलॉग वो है जो सिर्फ उसके द्वारा है जो लोग जिनके अपने-अपने ट्रुथ है। ठीक है ना? अपने ट्रुथ का मतलब मैं अपनी बात करूँगा, दूसरा अपनी बात कर रहा है। लेकिन अगर हम एक-दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे, तो दैट इज़ डायलॉग और उसी को संवाद कहा जाता है। ठीक है ना? यही ट्रेडिशन रहा है इंडिया का। लेकिन रिसेंट
उसमें हिस्ट्री में ग्लोबल लेवल पे भी ऑथर ने बोला है कि वो हमें बिखरता हुआ दिखता है। ये ट्रेडिशन जो है वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं डिस्टॉर्ट हो रहा है, कहीं न कहीं लुप्त हो रहा है, ठीक है ना? द क्राइसिस इन द स्टेट, द मणिपुर क्राइसिस हैज़ बीन रनिंग फॉर ओवर 5 मंथ्स नाउ एंड वी आर नोवेयर क्लोज टू द ट्रुथ ऑफ हाउ एंड व्हाई द वायलेंस हैपेंड। ये अभी तक यही नहीं पता चला है कि कैसे और क्यों जो है वायलेंस वो शुरू हुआ, ठीक है ना? और वो वायलेंस अभी भी जारी है, ठीक है ना? यहाँ पे ऑथर ने इज़राइली पैलेस्टीनी जो क्राइसिस चल रहा है उसी को उससे कंपेयर करते हुए मणिपुर को जो है यहाँ पे बताई। हल बस ये मानिए कि क्वांटम जो वायलेंस का वो कम है, लेकिन जो इश्यू है ठीक है ना? स्ट्रक्चरल कोज़ जिसमें फाइंड नहीं हो पा रही कि क्या चीज़ है, वो ठीक है ना? इमीडिएट टर्न ऑफ इवेंट्स क्या थे, ठीक है ना? किस वजह से ये चला था, वो सब भी अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, ठीक है ना? द क्राइसिस इन द स्टेट इज़ फार फ्रॉम ओवर विद मैनी कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स, देयर इज़ अ नीड टू अराइव एट ए नेगोशिएटेड ट्रुथ। तो अब वही ज़रूरत है कि डायलॉग की ज़रूरत है, नेगोशिएट ट्रुथ की जगह जो सेल्फ ओन्ड जो अपने-अपने ट्रुथ्स हैं, ठीक है ना? मोनोलॉग जिनको हमने बताया, उनकी जगह आपको नेगोशिएटेड ट्रुथ की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, डायलॉग करने की ज़रूरत है। द टॉर्चिंग ऑफ हाउसेस, कोल्ड ब्लडेड किलिंग्स एंड द इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर influenced by the presence of armed militants and a false sense of impunity among some people, ठीक है ना? दिस ट्रुथ अबाउट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इज वन अमंग मैनी नैरेटिव्स, और बहुत सारे जो नैरेटिव्स आ रहे हैं लोग अलग बता रहे हैं, उनमें से एक ये भी है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वाला ट्रुथ है कि आर्म्ड मिलिटेंट्स आप कुछ जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं उनको एज ए एनिमी देख रहे हैं, कुछ जो है उनको एज ए फ्रेंड्स देख रहे हैं कुछ ग्रुप, तो ये एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे साथ में कुछ और नैरेटिव्स भी हैं जो इमेजिन कर रहे हैं कुकी नेशन के रूप में, इंसर्जेंसी जो है बॉर्डर के अक्रॉस देखी जा रही है, इल्लीगल माइग्रेशन देखा जा रहा है, नार्को टेररिज्म आ रहा है। इसमें से नार्को टेररिज्म जो है वो इट टर्न्ड आउट टू बी रियल थ्रेट टू द इंडियन स्टेट, और ये एक रियल थ्रेट के रूप में जो है उभर के आ रहा है। सजेशन दिया होता है ना कि फोकस करना है, बॉन्ड्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। इन कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स के चलते हुए ये क्या ज़रूरत है, टू अराइव एट अ होलिस्टिक ट्रुथ, और ट्रुथ दैट प्रेफरेबली मस्ट बी एग्रीड बाय ऑल, ऐसा ट्रुथ जो लगभग सभी लोग नेगोशिएशंस के थ्रू एग्री करने पे राज़ी हों। देयर इज़ नॉट ओनली अ नीड फॉर डायलॉग, सिर्फ डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन एक वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत है ऑफ द फैक्ट्स क्लेम्ड इन दीज़ नैरेटिव्स। इन नैरेटिव्स में जो भी फैक्ट्स क्लेम किए जा रहे हैं, उनके वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत है, क्या सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना? डायलॉग का डज़ ये ऑथर ये बताया कि डायलॉग डज़ नॉट नेसेसरली मीन पॉलिटिकल एग्रीमेंट। डायलॉग का मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिकल एग्रीमेंट पे रीच कर रहे हैं। रादर इट इज़ अबाउट क्रॉस चेकिंग ईच अदर्स क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम। जो भी क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हो रहे हैं, उनको क्रॉस चेक करना जो है, वो भी डायलॉग का ही पार्ट है। नेगोशिएटेड ट्रुथ इज़ पॉसिबल व्हेन द कंटेस्टिंग पार्टीज रेगुलेट एमिएबली इन आर्गुमेंट एंड शो एन ओपननेस टू द आउटकम। ज़ाहिर-सी बात है, नेगोशिएटेड ट्रुथ तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो कंटेस्टिंग पार्टी जो दोनों या तीनों पार्टी जो इनमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक-दूसरे के आर्गुमेंट्स को रिकॉग्नाइज़ करें, शांतिपूर्वक उनको एमिकेबली देखें, और जो आउटकम रहे उसको ओपन वे में जो है एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी रहें। तो इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन रहा है संवाद का, इट इज़ एन इन्विटेशन टू एन ओपननेस विद द ट्रुथ। बेसिकली उसका जो मेन जो उसका पहचान है वो क्या है कि वहाँ पे ओपननेस रहती है ट्रुथ के लिए, हमेशा आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं। दिस रिक्वायर्स एनॉर्मस मोरल स्ट्रेंथ, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, मोरल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इन द प्रैक्टिस ऑफ ए डायलॉग एंड द रिजल्ट कैन बी पीसफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग, और इस तरह से जो रिजल्ट आएगा वो पीसफुल भी रहेगा और साथ-साथ लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड पॉलिटिक्स बेटर। ज़ाहिर-सी बात है, जब दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आप अच्छे से नहीं समझेंगे, तो आप डायलॉग नहीं कर सकते, संवाद नहीं कर सकते, अगर नेगोशिएटेड ट्रुथ पे नहीं आ सकते हैं। It is also about freeing oneself to a committed truth, letting it open to scrutiny by the other party, और ऐसी ही तरह से कमिटेड ट्रुथ जो आपके हिसाब से ट्रुथ है, उसको दूसरे को भी स्क्रूटनी करने दीजिए ना ओपनली, तभी तो दूसरी पार्टी अगर उसको ओपनली स्क्रूटनी कर पाए और उसको सही पाए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही था। तो यही सारा सजेस्ट इसमें ऑथर ने किया है, ठीक है? इज इंडिया रेडी टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स? तो यहाँ पे आज ओपिनियन में आया कि क्या इंडिया रेडी है ओलंपिक गेम्स के जो बिड हमने रखे 2036 के ओलंपिक गेम्स को, हमने बोला है कि हम होस्ट करना चाहते हैं उसके लिए। तो होस्टिंग ओलंपिक्स वुड नॉट ओनली अंडरस्कोर इंडियाज इंपॉर्टेंस एज ए स्पोर्टिंग नेशन बट आल्सो एनेबल इट टू असर्ट इट्स जियोपॉलिटिकल पावर एंड शोकेस डेवलपमेंट। तो दोनों, सिर्फ ये नहीं है कि हमें एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में वो प्रेजेंट करेगा, हमारी जियोपॉलिटिकल पावर को भी वो दिखाएगा और साथ साथ जो डेवलपमेंट है उसको भी बताएगा, क्योंकि जो ओलंपिक है वो पिनेकल ऑफ स्पोर्ट कंसिडर किया जाता है, और ये शोकेस करता है केवल नेशन को ही नहीं, वर्ल्ड को, बट आल्सो सॉफ्ट पावर, जो नेशन की सॉफ्ट पावर है उसको भी वो जो है वर्ल्ड के सामने रखता है।
और ओलंपिक्स को होस्ट करना लेकिन साथ-साथ एक डबल एज स्वॉर्ड है, साथ में चैलेंजेस भी हैं, कुछ बैड चीज़ें भी लेके आता है, जैसे यहाँ पे ओथ ने बीजिंग का जो ओलंपिक्स हुए थे 2008 उनको साइड किया है, ठीक है ना? तो दूसरे ऑथर जो है उन्होंने बोला कि द ओलंपिक्स आल्सो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ओलंपिक जो है केवल एक स्पोर्टिंग इवेंट मत मानिए, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी जो है प्रेजेंट करता है और इंडिया ग्लोबल पावर है और इसकी जो प्रेस्टीज है इट विल गो अप मैनीफोल्ड इफ इट होल्ड द गेम। अगर गेम्स होस्ट करेंगे तो प्रेस्टीज जो है काफ़ी ऊपर चली जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या-क्या नॉन नेगोशिएबल्स हैं जो ओलंपिक को एक सक्सेसफुल बनाने में रखते हैं। तो पहले ऑथर ने बोला है कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो गेम्स हैं वो प्रॉपर्टी किसकी है? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो उसकी है और वो किसको हैंडओवर करते हैं? वो एनओसी को करते हैं। लेकिन एनओसी बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है ना? ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि गेम्स एक्चुअली किसको दिए जाते हैं? एनओसी को, जो कि यहाँ पे क्या है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो दूसरा जो ऑथर ने बताया वो लेगेसी को बताया है कि लेगेसी ऐसी चीज़ है जिसको आप जो है नॉन नेगोशिएबल में मान के चलिए। क्योंकि कंट्री जो है वो बिड कर सकती है, विन जीत कर सकती है कि भाई होस्ट करना चाहते हैं हम ये कोई। लेकिन अ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीतने की भी उसमें श्योरिटी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो ये लेगेसी वाली बात हुई कि जो लोग अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जो वहाँ जहाँ के एथलीट्स अच्छे हैं, वही करेंगे। दूसरे उसने बोला कि कोहेज़न जो है वो पहले ही जो नॉन नेगोशिएबल कोहेज़न का मतलब यहाँ पे है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ता है। चाहे डिफरेंट कॉग्स को जो एक साथ होस्ट करने के लिए गेम्स के लिए साथ आना पड़ता है। कल्चर है, हेरिटेज है, हॉस्पिटैलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंस है, गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स बॉडीज़ है, इन सबको एक साथ लाना पड़ता है। इन सबको कोहेज़न में काम करना पड़ता है एक सक्सेसफुल इवेंट या ओलंपिक करने के लिए। तो क्या अभी हम रेडी हैं? इस क्वेश्चन पे जो बोला है कि होस्ट करने के लिए रेडी है क्योंकि 13 साल का टाइम क्या इनफ है? तो उन्होंने बोला कि ये इनफ टाइम तो नहीं है 13 साल का और अगर हमें बिड करनी है तो हमें जो है वो अभी करनी पड़ेगी और वेद इंडिया इज़ रेडी राइट नाउ इज़ नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क बिकॉज़ लेट्स एडमिट इट। अब ये सही क्वेश्चन नहीं है, हम ये एडमिट करना चाहिए कि हम अभी जो है वो रेडी नहीं हैं। क्योंकि कौन-सा शहर होस्ट करेगा अभी तो हमने यही डिसाइड नहीं किया। अगर आपको शहर पता है तो आपको टॉप क्लास विलेज बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये केवल पॉलिटिकल लेवल पे या सिटी लेवल पे नहीं हो सकता है ना। आपके लिए इसको स्पेशलिस्ट चाहिए, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए आपको, इंजीनियर्स चाहिए आपको, साइंटिस्ट चाहिए, रोड्स, ब्रिजेज़, एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आपको चाहिए, ठीक है ना? तो अगर बात करें तो अगर हम देखें तो 2024 के जो पेरिस में होने वाले ओलंपिक तो उसके लिए पेरिस भी रेडी नहीं है। लेकिन तो पेरिस के लिए भी जो है एक ह्यूज चैलेंज है अगर देखें हम तो इंडिया के लिए भी पॉलिटिकल लैंडस्केप को अगर कंसीडर करें तो वहाँ पे भी जो है एक चैलेंज रहने वाला है। ठीक है ना? तो फिर उसके बाद उतने बोले गए इंडिया की रैंक जो ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्डर है वो क्या हम जो अगर होस्ट करेंगे गेम्स में तो हम ये मान सकते हैं टॉप 15 नेशंस में जो मेडल वाइज हम आ जाएँगे। तो ऑथर ने ये बोला कि पहले तो नहीं था लेकिन एशियन गेम्स में हमने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके बाद हम कुछ होप कर सकते हैं। तो ये बोला है लेकिन ऑथर ने बोला कि अगर हम मान लीजिए और मेडल्स भी बढ़ा लेते हैं अगर हम जैसे पिछले मेडल्स का इन्होंने बताया ज़िक्र किया कि 2008 में हमने 3 मेडल जीते थे, फिर लंदन में 6 जीते हमने, फिर टोक्यो में 7 जीते हैं। तो अगर 14 मेडल्स भी जीत जाते हैं हम 2036 में तब भी हम लोग जो है टॉप 15 में शायद ना आ पाएँ। ठीक है ना? तो दूसरा उत्तर करें आई डोंट नो व्हाई यू शुड इवन बी इन द टॉप 15 वन गोल्ड मेडलिस्ट गेट्स मच मोर रिकॉग्निशन दैट इवन 100 डोंट गेट फ्रॉम चाइना और द यूएस। तो टॉप 15 में आना जो है वो एक बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए अक्रॉस इवेंट्स। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट ये कोशिश करें कि हम हर इवेंट के फाइनल में ज़रूर रिप्रेजेंट करें। फिर कुछ इवेंट्स बताएँ जहाँ पे जो है आप फ़ोकस कर सकते हैं, जिनको बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करा जाए, जैसे स्विमिंग वगैरह है, जिम्नास्टिक वगैरह है वहाँ पे, ठीक है ना? फिर उन्होंने ने ये बोला कि जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको या रीयूज़ करके जो स्टेडियम्स हैं, जो ऑलरेडी हैं उनको कर सकते हैं आप। ठीक है ना? आप बिल्कुल नए से फिर से बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाएँ, उनको फिर आप ऐसे ही छोड़ दें जिनका कोई यूज़ नहीं होता, तो वो नहीं है। तो फिर ने ये भी सजेस्ट किया कि टेम्परेरी मूवेबल स्ट्रक्चर्स आर द वे टू गो। ठीक है ना? वी शुड गेट ओवर दिस मेंटालिटी जो हमारी मेंटालिटी है ना कि इंडिया इज़ फर्स्ट या एशिया लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट या फर्स्ट टाइम इंडिया इसको मेंटालिटी को छोड़ के हमें टेक्निकली सुपर्ब होने की ज़रूरत है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं और गेम्स के बाद जो है उनको यूज़ किया जा सकता है कम्युनिटीज़ के लिए। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप खर्च कर देते हैं, उसके बाद उसका कोई यूज़ होता नहीं है, तो उनका क्या ही लॉजिक रह जाता है, ऑथर ने ये यहाँ पे बोला है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। यस, द तमिलनाडु एक्सपीरियंस ऑन ए कास्ट सर्वे तो जो तमिलनाडु में कास्ट सर्वे हुआ था 2022 का स्टेट में उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है ये
बात हुई थी। बिहार कास्ट सर्वे के बाद जो है सभी स्टेट जो है कास्ट सर्वे के लिए पड़ गई हैं। तो एसोसिएटेड क्या-क्या कास्ट सर्वे से रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्या-क्या इश्यूज़ हैं तमिलनाडु में वो बोला है। साथ में जो कास्ट बेस्ड सर्वेज है वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं डिबेट को रिजर्वेशन पे डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में वो भी बताया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट जो किया था लॉ को जो 1 ईयर रिजर्वेशन स्टेट में दिया गया था 2022 में उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हुई है। तो जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था जो तमिलनाडु में एस्टैब्लिश 1982 में फॉलोइंग ए गवर्नमेंट डिसीजन टू इंक्रीज द बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन फ्रॉम 31% टू 51%। ये बेसिकली इसके लिए अपॉइंट किया गया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन है वो 31% बढ़ा के 50% दिया जाए। कमीशन ने कंडक्ट किया था सर्वे 2 स्टेजेस में 1983-84 में और फोकस क्या था बेसिकली एन्यूमरेशन और क्लासिफिकेशन था बैकवर्ड क्लासेस का, ये उसका फोकस एरिया रहा था। जो कमीशन है उसने फाइंडिंग्स में ये बताया था कि बैकवर्ड क्लासेस जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन और लीडिंग टू ए 50% रिजर्वेशन कोटा फॉर बैकवर्ड क्लास इन तमिलनाडु, जिसके चलते 50% जो है कोटा की रिजर्वेशन की बात की गई थी। फिर जो डिफरेंस जो थे वो कमीशन के चेयरमैन और जो अंबाशंकर थे उनके बीच जो है डिफरेंसेज आ गए और जो अदर मेंबर्स थे उनके बीच मतलब चेयरमैन जो थे अंबाशंकर जी उनके बीच और जो बाकी मेंबर्स थे कमीशन के उनके बीच इस इशू पे रिगार्डिंग द क्वांटम ऑफ बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन एंड द इंक्लूजन ऑफ सर्टेन कास्ट, कुछ कास्ट के इंक्लूजन को लेके और जो क्वांटम है बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन उसको लेके जो है उनमें इश्यूज आ गए। फिर जो मामला है वो कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो 1992 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था सॉरी जो जजमेंट आया था 2022 के रिजर्वेशन उसमें उसने क्या बोला कि उसने बोला कि डिस्पाइट दी डिफरेंसेज जो गवर्नमेंट है इट चोज टू मेंटेन द 50% रिजर्वेशन कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेज एंड इंक्लूडेड सम न्यू कम्युनिटीज व्हाइल रिजेक्टिंग द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स, कि कुछ कास्ट को छोड़ा गया और कुछ को इंक्लूड किया गया। तो ये चीज जो है इसको साइड करते हुए जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था। 1992 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मंडल कमीशन वाले केस में आया था वो कैसे अफेक्ट करता है इसके स्टेट रिजर्वेशन को। तो जो स्टेट का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था जो ये 1992 मंडल कमीशन में आया था तो स्टेट ने क्या किया था स्टेट वाज फोर्स्ड टू एनेक्ट ए लॉ टू सेफगार्ड द 69% कोटा एंड हैव टू प्लेस जेंडर 9 शेड्यूल। उसने क्या किया जो 69% कोटा जो हो गया था 50% का जो ब्रीच हो गया था लिमिट को उसको बचाने के लिए इसको 9 शेड्यूल में जो है वो रख दिया गया और वहां से ये इसको जो है प्रिवेंट वो बचा लिया गया, ठीक है ना। वाई आर द चाइना भूटान बाउंड्री टॉक सिग्निफिकेंट, अभी रिसेंटली जो चाइना और भूटान की बाउंड्री बॉर्डर के उसको डिमार्केट करने की जो टॉक्स चल रही हैं उसके रिगार्डिंग है कि क्या उनका सिग्निफिकेंस है। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ कैन भूटान एंश्योर दैट इट्स डिसीजन कंसीडर बोथ इंडियाज इंटरेस्ट एंड इट्स ओन सॉवरेनिटी, दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करेगा भूटान। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस डोकलाम प्लेट्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजनल जियोपॉलिटिक्स, रीजनल जियोपॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट में डोकलाम प्लेट्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चाइना और भूटान ने जो है 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक जो है वो की थी और एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है दोनों ने साइन किया रिलेटेड टू द डीमार्केशन ऑफ भूटान चाइना बॉर्डर। भूटान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है प्राइमरली किस पे के रिगार्डिंग थे डोकलाम प्लेट्यू जो है वो था मेनली और जो इंडिया चाइना भूटान का टाई जंक्शन जो है उसके रिगार्डिंग था और जो जकारलुंग और पसामलुंग वैलीज है वहां से रिलेटेड ये मेनली आपका जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है ना। 3 स्टेप रोड मैप जो इनिशिएट किया गया था 2021 में विच एम्स टू क्लियरली डिलिनेट द भूटानीज एंड चाइनीज टेरिटरीज और इसमें डिस्कशन जो है 3 पॉइंट पे होने वाले थे मेनली इस पे ऑन साइट विजिट्स पे डिस्कशन टेबल ऑन साइट विजिट्स पे और फॉर्मल डिमार्केशन पे। तो ये तीनों चीज थी ये डिस्कशंस होंगे ऑन द एट द टेबल ऑन साइट विजिट्स की जाएंगी और फॉर्मल डिमार्केशन है। तो ये 3 स्टेप का रोड मैप जो है वो 2021 में इनिशिएट किया गया था। इंडिया क्यों इसको बहुत क्लोजली जो है देख रहा है इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो क्योंकि any closer hint of closer ties between China and one of its क्लोजेस्ट नेबर इज अ कोज फॉर बड़ी जाहिर सी बात है इंडिया का भूटान बिल्कुल क्लोजेस्ट नेबर है तो उसके बीच और उसके जो एक तरह से चाइना जो हमारे हमेशा काउंटर में रहता है उनके बीच अगर कुछ चल रहा है तो वो इंडिया के लिए जरूर बड़ी की तो बात है। और न्यू दिल्ली इज वाचिंग द डिमार्केशन डिस्कशंस ओवर डोकलाम as among the proposals China has placed on the table in an agreement to swap areas in Doklam under Bhutanese control with areas in Jakalung and Pasmang claim with China claims। तो जो चाइना के क्लेम है पसामलुंग और जकालुंग एरियाज में वो उनके साथ स्वैप करना चाहते हैं जो डोकलम में भूटानी कंट्रोल में जो है उनके क्लेम्स के साथ। तो इंडिया इसीलिए उसको देख रहा है क्योंकि जो डोकलम टाई जंक्शन से इट कट्स वेरी क्लोज टू इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इंडिया का जो सिक्किम में उसके बहुत पास से जाता है। अ नैरो एरिया दैट कनेक्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, सिलीगुड़ी सबको ही पता है कि रेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है एंड इंडिया वुड नॉट लाइक टू सी चाइना गेन एक्सेस टू एनी एरिया क्लोजर टू इट। और बिल्कुल जाहिर सी बात है इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई भी जो है इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास जो है कोई बेसिकली चाइना जैसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया के इतने अच्छे खास बॉर्डर वाले इश्यूज पे जो है रिलेशन अच्छे नहीं है। सिंस डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 2017 में डोकलाम इशू हुआ था चाइना ने जो उसके बाद से डबल डाउन किया है
अपना कंट्रोल डोकलाम प्लेटू में। तो दूसरा रीजन चिंता का विषय ये भी है, ठीक है ना? फिर उसके बाद जो रिपोर्ट अगर देखें पेंटागन की रिपोर्ट की तो चाइना ने जो अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी वहाँ पे कंटिन्यू करे हैं, नए रोड्स बना रखे हैं, नए विलेजेस बनाए हैं डिस्प्यूटेड एरियाज में जो नेबरिंग भूटान है वहाँ पे। फिर मैनी जो स्ट्रेटेजिक गेन्स थे इससे जो है जो हमने न्यू दिल्ली ने जो स्ट्रेटेजिक गेन्स अचीव किए थे, जो ये स्टैंड ऑफ पॉइंट था 2017 में डोकलाम वाला, उसके बाद वो सारे कहीं न कहीं रेज़ हो रहे हैं और डिमिनिश हो रहे हैं। और चौथा जो होता ने बताया यहाँ पे रीज़न जिससे इंडिया को सिग्निफिकेंस या चिंता है वो ये है कि इंडिया वरीज़ ओवर चाइना's डिमांड फॉर फुल डिप्लोमैटिक रिलेशन विद भूटान। जो ये बात की गई फुल डिप्लोमैटिक रिलेशन जो भूटान के साथ रहेंगे और एक एम्बेसी जो है थिम्फू में वो एस्टेब्लिश की जाएगी। क्योंकि इंडिया के जो चैलेंजेज़ हैं, चाइनीज़ प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं और जो फंडिंग कर रहा है चाइना दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ में जैसे कि बांग्लादेश में कर रहा है, नेपाल में कर रहा है, श्रीलंका में कर रहा है, मालदीव्स में कर रहा है। तो कोई भी चाइनीज़ प्रेज़ेंस जो है स्मॉल कंट्री जैसे भूटान है, वो प्रॉब्लमैटिक इंडिया के लिए हो सकती है, उसको इंडिया प्रॉब्लमैटिक के नज़रिए से देखता है। ठीक है ना? हालाँकि बहुत बार भूटान की जो लीडरशिप है उन्होंने इंश्योर किया है कि इंडिया के इंटरेस्ट को जो है वो ध्यान में रखेगा, ठीक है ना? और कोई भी कंसर्न का इश्यू है तो इंडिया को उस पे कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है ना? यस। तो दिस इज़ इट। एक और शायद आज इकोनॉमिक्स में एक आर्टिकल है, देख लेते हैं अगर है कुछ तो। कमोनल कट है। यस, एक ये है। सुप्रीम कोर्ट अलाउज सरोगेसी स्ट्राइक डाउन रूल बैनिंग यूज़ ऑफ डोनर गैमेट। तो एक रिसेंट केस है जिसमें एक वुमन जो है वो जिनका नाम मेयर लोकोथियंस है सॉरी जिनका नाम नहीं है, ये जो जो वुमन थी वो सफ़र कर रही थी एक सिंड्रोम से जिसका नाम है मेयर रोकितेंस्की कस्तर-होज़र सिंड्रोम। इसमें बेसिकली क्या आता है, इसमें जो अ, वुमन है उसके अंदर ना तो ओवरीज है और ना ही उसके अंदर यूटेरस है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने खुद के एग्स या oocyte जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसी को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो अलाउ किया है कि वो जो है उन्होंने वुमेन के रेस्क्यू में आए हैं, जो एक रेयर मेडिकल कंडीशन ये जो हमने बताया उससे सफ़र कर रही थी और स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हिच थ्रेटन्ड टू wreck her hopes of becoming a mother। उसके जो मदर बनने के जो होप्स थे उनको फिर से एक तरह से उसने जो खत्म होने वाले थे लॉ के चलते हुए उसको ये था। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने नोटिफ़ाई किया था अमेंडमेंट टू द लॉ इसमें जो ये सरोगेसी वाला एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें। उसमें बैन कर दिया था यूज़ ऑफ डोनर गैमेट्स सेइंग इंटेंडिंग कपल्स मस्ट यूज़ देयर ओन गैमेट्स फॉर सरोगेसी। और ये बताया था उसमें ये प्रोविज़न था कि जो इंटेंडिंग कपल्स हैं वो अपने खुद के गैमेट्स ही यूज़ करें। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो वो खुद के गैमेट्स तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती औरतें। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो अमेंडमेंट कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट रूल 14A। रूल जो ये अमेंडमेंट है वो रूल 14A को जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, जो स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करता है द एब्सेंस ऑफ ए यूट्रस और एनी अलाइड कंडीशन एज ए मेडिकल इंडिकेशन नेसेसिटिंग गेस्टेशनल सरोगेसी। इस सिचुएशन में ऑलरेडी आपने बोला है कि गेस्टेशनल सरोगेसी जो है वो की जा सकती है। तो अमेंडमेंट व्हिच इज नाउ कमिंग इन द वे ऑफ द इंटेंडिंग कपल एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम अचीविंग पेरेंटहुड थ्रू surrogacy we find is prima facie contrary to what is intended under the main provisions of the Surrogacy Act both in form as well as in substance से सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो मेन पर्पज था जिसके लिए सरोगेसी लॉ में अमेंडमेंट किया गया था उसकी उसके जो मेन प्रोविजन है उसी के अगर वो उसमें आ रहा है कॉन्ट्रेरी हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है आपको अलाउ करना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है ना? तो ये उसको रिलीफ दी गई है। तो दिस इज़ इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा है। आपको वीडियो अच्छा लगता है, डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और इसको अगर आउटरीच को बढ़ाएँगे तो चैनल ग्रोथ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आउटरीच पहुँचेगी। सो थैंक यू।